हेलो क्लास, कैसे हैं डियर एस्पिरेंट। तैयारी सही चल रही होगी। क्लास जो पहले डला करती थी, क्लास जो हमारी डला करती थी पहले शाम को, अब वो क्लास आपके लिए सुबह भी ऑफर कर दी गई है। अब सुबह भी क्लास डला करेगी, 1 घंटे शाम को 1 घंटे सुबह। क्यों? एक जनवरी आज दिसंबर आ चुका है और 3 दिसंबर आ चुका है, टाइम कम है, जोर पूरा लगाना है। कुछ जोर हम लगा रहे हैं, कुछ आप लगाइए। व्यवस्था बना सकते हैं, करना आप ही को है, हम लोग सिर्फ आपको गाइड कर सकते हैं। तो कल जो क्लास हुई थी, कल क्लास 11 नंबर की क्लास हुई थी, आज 12 नंबर की क्लास शुरू करेंगे, 12th क्लास शुरू करेंगे। और आज पहली क्लास है जो 9 से 10 डल रही है, 9 बजे डल रही है AM में। कोशिश करेंगे डेली एक क्लास सुबह डल जाए, क्योंकि शाम को 3 क्लासें आपको पर डे मिल जाएंगी। एक क्लास जो है क्विक रीजन की हो जाएगी सुबह, शाम शाम को जो है एक क्लास जो हो जाएगी वो MCQ की हो जाएगी। और एक क्लास आपके लिए, एक और उद्घोषणा है आपके लिए। जैसा कि मैंने आपको बताया था, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो प्रोटेस्ट हुआ, जो आंदोलन हुआ, जिसकी वजह से काफी विद्यार्थियों की, इवन हमारे जो ऑफलाइन की कोचिंग के विद्यार्थी हैं, और उनका भी इफेक्ट हुआ, उनकी स्टडी पे भी इफेक्ट हुआ, वो भी ढंग से पढ़ नहीं पाए। और जो विद्यार्थी ऐसे हैं, जो विद्यार्थी हमारे हैं भी नहीं मगर वो विद्यार्थी विद्यार्थी हैं, हम टीचर ही रहेंगे, विद्यार्थी विद्यार्थी ही हैं, तो उनके लिए भी हमने ऑल ओवर सबके लिए हमने कंपनसेशन करने की शुरुआत की। क्योंकि जो चैनल है यूपीएससी विद नवीन अग्रवाल, जो डेडिकेटेड है यूपीएससी के लिए और स्टेट पीसीएस के लिए डेडिकेटेड है। इसमें जो विद्यार्थी हमारे ऑफलाइन नहीं ऑनलाइन है, हम भी उनको भी हम विद्यार्थी मानते हैं। उनके लिए हम लोगों ने एक इनिशिएटिव लिया है, जो हमारे जुड़े हुए हैं ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन से। ऑफलाइन में जैसे मैं बता चुका हूँ, हमारा जो बैच है, जो ये बैच है, सबसे पहले जो पेड बैच था, जिस बैच को हम लोग जो है 11,500 मतलब 10,000 लगा लो, 10,000 रुपये हम लोग इसको वन टाइम पेमेंट पे हम लोग इसको सेल किया करते थे, 10,000 रुपये का। ये बैच मैंने आपको सबसे पहले आपको करा था फ्री अवेलेबल का, आपको करवाया था। क्विक रीजन सीरीज है, ज्यादा से ज्यादा इसमें रिवीजन करवाई जाएगी और 60 से 70 क्वेश्चंस का है। और इसमें जो है अभी तक जो है 11 गिलासें हो चुकी हैं इसके अंदर। और 11 गिलासों में कुछ क्लास 1-1 घंटे की हैं, तो कुछ 1.5-2 घंटे की भी हैं। अप्रोक्सीमेटली 15 से 16, मुझे याद नहीं है, मैक्सिमम 15 से 16 घंटे की क्लासेस मैं आपको ये दे चुका हूँ। उसके बाद जो मैंने आपको दूसरा पेड बैच था, दूसरा पेड बैच जो था, दूसरा पेड बैच जिसके अंदर 10,000 के जो ये क्विक रीजन बैच है, प्लस जो दूसरा बैच था वो 3,500 रुपए का, जो हम इनिशिएटिव लेते हैं, जो सेकंड बैच है, जो MCQ फॉर्म में हम लोग जो करवाते हैं, जिसमें आई दृष्टि, घटनासार, प्लस जो 10 जो और इंस्टीट्यूट की, हमारी की नहीं, क्योंकि हम तो अपना करवाएंगे। हमारा लड़का जो MCQ बनाता है उसकी सोच अलग है, वो किसको इंपोर्टेंट मांगता है या हम किसको मानते हैं, औरों को भी क्या मानते हैं वो है। तो अदर 10 कोचिंग इंस्टीट्यूट्स है, उनके जो हम लोग करवाते हैं वो करवाते हैं। ये सारी चीज़ों का बैच होता है। इसके अंदर हम लोग जो 1,000 से प्लस क्वेश्चन करवाते हैं ऑफलाइन में, तो क्योंकि औचक एग्जाम भी कई बार हो जाता है, ऑनलाइन में इतनी जल्दी हो नहीं पाता है। ना आप लोग आ पाते हो ज्यादा मात्रा में, ना मैं आ पाता हूँ, क्योंकि अभी भी मैं देख रहा हूँ 11-11,500 बच्चे होने के बाद भी यूट्यूब पे लाइव जो हो पाते हैं, लाइव मैक्सिमम 10 या 15-20 ही हो पाते हैं। तो इतना मेरे लिए भी मुमकिन नहीं है कि इतने बच्चों के लिए संसाधन को जुटाना और सभी औचक टेस्ट भी करवाने। मतलब 11,000, इसमें तकरीबन 1,200 क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस कर चुके हैं इसमें, 1,200 क्वेश्चन की। मगर 1,000 क्वेश्चन का तो मैंने कहा है, MCQ सीरीज ये चल रही है। प्लस एक हम लोग 1,500 रुपए का एक बैच और है, जो थर्ड बैच है, वो भी हमने आप लोगों के लिए फ्री कर दिया है। वो थर्ड बैच कौन सा? वो थर्ड बैच है टेलीग्राम बैच, जिसको हम बोलते हैं। जैसे ऑफलाइन ऑनलाइन की बैचें होती हैं, वैसे ही हमारा टेलीग्राम का एक बैच जो है, जिसमें 20 बच्चों का एडमिशन था, वो बैच जो है हमने आपके लिए फ्री कर दिया है। जिसके अंदर करंट अफेयर है, स्टैटिक पोर्शन है, करंट अफेयर पोर्शन है, ध्यान रखने वाली सीरीज है कि ध्यान रखिएगा, ये गलतियां होती है, ये इसके अंदर ठीक होता करना है, ये करना है, ये सीरीज है। ये वाला जो है हमने करंट अफेयर, जिसमें डेली डेली 10-15 पोस्ट निकलती हैं डियर, आप लोग ज्वाइन करके देखिएगा। लगभग 300 पोस्ट डलती हैं डेली। सुबह गुड मॉर्निंग से शुरू होता है और रात तक इसमें डलता रहता है, कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ। कुछ बुक्स के पेज डलते रहते हैं,
कुछ इसके अंदर करंट अफेयर के पेज डलते रहते हैं, भारत सरकार की रिपोर्ट्स हैं, मंत्रालय के पोस्ट हैं, अखबार के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, डेली डलते हैं, 300 करीब होते हैं। ये कोई टाइम पास वाला ग्रुप नहीं है कि जिसमें 10-15 पोस्ट हैं। दूसरा, इस ग्रुप के अंदर एक भी जोक नहीं आता है जो चलता है ना, दादाजी मर गए और ये कहा इसमें ज्वाइन कीजिए, कोई नहीं आता। ना इस ग्रुप में आपसे कहा जाता है आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, आपने क्या नाम है, आप उसको दीजिए, एक्शन दीजिए, आप रिएक्शन दीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो इस बैच के अंदर सब स्टडी होती है, बच्चे जुड़ते हैं, मैटर को पढ़ते हैं, जिसको पढ़ना है वो पढ़ते हैं, जिन्हें पढ़ चुका है उसे कोई बात नहीं है। और आप इसमें पीडीएफ वगैरह भी हम इसी में डाल देते हैं, करंट अफेयर वगैरह की और भी पीडीएफ इसमें डाल देते हैं, मगर किसी भी अदर इंस्टीट्यूट की पीडीएफ हम नहीं डालते हैं। जब हम खुद नहीं चाहते हमारा मैटर कोई चोरी करे, पायरेट है, तो हम किसका क्यों चोरी करें, तो किसी भी पीडीएफ नहीं डालते। मगर ये ग्रुप 3,500 का 1,500 रुपए का, ये भी हमने फ्री कर दिया। अभी तक हम आप लोगों के लिए 15,000 रुपए के इनिशिएटिव ले चुके हैं, 3 बैच हमने आपको दे दिए थे। मगर जैसा मैंने कहा था, दिल की गहराइयों से और अंतिम अपनी सच्चाई तक मैं पूरा कंपनसेशन करूंगा। ये 3 बैच आपके चल ही रहे हैं, जिसमें 1-1 घंटे क्लास होती है। टेलीग्राम चैनल ओपन है, यूपीएससी विद नवीन अग्रवाल पे जाके आप लोग सर्च कर सकते हैं, टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं आप लोग। इसके अलावा जो है ये 4th इनिशिएटिव, ये जो है 4th इनिशिएटिव जो है ये आपके लिए डेडिकेटेड कर दिया गया है। 4th इनिशिएटिव जो डेडिकेटेड कर दिया गया है आपके लिए, ये 4th इनिशिएटिव में हम लोग आपको जो कवर करवाएंगे, जो अभी तक हमारा जो बैच चलता था, रिवीजन बैच, वो करवा दिया, करंट अफेयर करवा दिया, टेलीग्राम करवा दिया। अब आपको मैं अपनी जो टेस्ट सीरीज है वो मैं आपको करवा रहा हूँ। ये टेस्ट सीरीज जो है, ये कुल जो टेस्ट सीरीज है, ये 4500 रुपए की टेस्ट सीरीज है, ये हम सेल करते हैं और इसमें 15 टेस्ट होते हैं। 4500 रुपए के अंदर हम लोग 15 टेस्ट हम लोग देते हैं, 15 टेस्ट हम लोग देते हैं 4500 रुपए में। मगर यहाँ पे मैं आपको 15 तो नहीं करवा पाऊंगा, यहाँ पे मैं आपको 10 करवा पाऊंगा, 10 करवाऊंगा। इन 15 में से जो टेस्ट सीरीज में से 15 में से 3 जो टेस्ट होते हैं, इन 15 में से जो 3 होते हैं वो सीसेट के होते हैं, सीसेट के टेस्ट होते हैं 15 में से 3। सीसेट वाले हम नहीं करवा पाएंगे क्योंकि अभी बच्चे इतना रिस्पांस दिखाते नहीं है, ना तो इतने व्यूज आते हैं, ना लाइक्स आते हैं इतने, ना सब्सक्राइबर इतने हैं मेरे। और सबसे बड़ी बात, बच्चे कुछ तो ऐसे हैं जो व्यूज लेते हैं, उसको कॉपी भी कर लेते हैं, डाउनलोड भी कर लेते हैं, मगर उसके बाद वो इनिशिएटिव लेते नहीं है। हम लोग ये सारा फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं डियर, मगर हम लोग कोई बहुत बड़ी संस्थान नहीं है जिनका करोड़ों का अरबों का टर्नओवर है। हम लोग बहुत छोटा संस्थान है जो अपने खुद के प्रयासों से और जो बच्चों के प्रयासों से हम लोग चल रहे हैं। नहीं तो हमारे अंदर कुछ भी ऐसा इनिशिएटिव नहीं है बहुत बढ़िया, हमारे पास कोई इतनी बहुत बड़ी फंड की व्यवस्था नहीं है, कुछ अपना छोटा सा इंस्टीट्यूट है जो हम चला रहे हैं। तो इसमें हम लोग जो है सीसेट क्लासेस आपको ऑनलाइन प्रोवाइड नहीं करवा सकते। दूसरा, 2 हम लोग, जैसे मैंने आपको बताया था, 2 हम लोग हिस्ट्री वगैरह के जो डिटेल में लेते हैं टेस्ट, क्योंकि हिस्ट्री काफी अच्छी लेवल पाती है, वो नहीं करवा पाएंगे। मतलब 15 में से 10 टेस्ट हैं, वो भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करने जा रहे हैं। तो तकरीबन हम आपको 15,000 ये और 15,000 के बाद जो है हम लोग आपको 4,500 रुपए की ये टेस्ट सीरीज जो है ये भी करवाने जा रहे हैं। तकरीबन हमने अपना 20,000 का पूरा पैकेज आपके लिए फ्री कर दिया है, फ्री। तो ये कल क्लास इसमें जो है टेस्ट सीरीज की, कल हम टेस्ट सीरीज लेंगे, कल हम इस टेस्ट सीरीज को लेंगे। कल जो क्लास टेस्ट सीरीज की चलेगी डियर, वो चलेगी 7 से 8 क्लास चलेगी, 7 से 8 क्लास चलेगी। टेस्ट सीरीज की हम लोग 5 क्लासें करके देखेंगे 1 घंटे की। उन 5 क्लास में अगर कोई रिस्पांस आया, आप लोगों ने लाइक किया, शेयर किया और आप लोगों के व्यूज आए, तब हम आगे बढ़ेंगे। क्योंकि 1 घंटे की क्लास चलाने के लिए ना अप्रोक्सीमेटली आराम से 800 से 900 रुपए खर्चा आता है, 800 से 900 रुपए। और वो सबसे बड़ी बात एक्सपेंस की बात भी नहीं है, खर्चे की बात भी नहीं है, बात ये है कि आपका उसके अंदर क्या है, रिस्पॉन्स आना चाहिए। कलाकार होगा, टीचर हो गया, कोई भी हो गया, अगर रिस्पॉन्स सामने से आता है तो ही आता है। ऑफलाइन में भी कई बच्चे मेरे को कंप्लेन करते हैं कि सर आपने ये वाली हमारी क्लास में लिया था, तो ये बैच आपने पढ़ाया था, मतलब ये टॉपिक पढ़ाया था आपने 15 मिनट में, 20 मिनट में, और ये वाली क्लास में आपने आधे घंटा ले लिया। कारण बस क्या होता है, टॉपिक वही रहता है, बच्चों की जो ग्रिस्पिंग पावर होती है, बच्चों की जो एनरोलमेंट होती है, जिस बैच में बढ़िया होती है, जिंदा होते हैं। अगर सीधी सी बात है, आप जिंदा हो तो हम जिंदा है, अगर आप मरे हो ना तो हम भी मरे हैं, फैक्ट है। कलाकार और दर्शक ये दोनों एक दूसरे से जुड़े होते हैं, स्टूडेंट और छात्र एक दूसरे से जुड़े होते हैं, स्टूडेंट और टीचर। अगर स्टूडेंट जिंदा है, अगर उसमें सीखने की प्रवृत्ति है, अगर वो कोई क्वेश्चन कर रहा है, अगर वो कोई ना इनएक्टिव, अगर वो एक्टिव है, तो टीचर भी एक्टिव बना रहता है। क्यों? कारण एक ही, आपसे हम है और हमसे आप हैं।
तो इसीलिए हम लोग उसकी 5 क्लास लेंगे। 5 क्लास के बाद अगर रिस्पॉन्स अच्छा लगा, 5 क्लास के बाद अगर रिस्पॉन्स अच्छा लगा तो डियर इसको फिर हम कंटिन्यू करेंगे। 10 बैच है ये आपके लिए, हम लोगों ने ये 4th इनिशिएटिव है जो हमने कर दिया। फर्स्ट ये वाला बैच, सेकंड वाला बैच, थर्ड ये, 4th बैच आ गया। अब टेस्ट सीरीज का बैच आ गया, 4th बैच टेस्ट सीरीज का। तो ये हमारा है। तो क्लास हम आगे बढ़ाते हैं। आज क्लास है, क्लास नंबर 12 है। आज क्विक रीजन सेक्शन में क्लास नंबर 12 है जो हम डाल रहे हैं। ये आज मॉर्निंग में ये फर्स्ट क्लास है जो डल रही है, 9 बजे की क्लास डल रही है। ये फर्स्ट क्लास है जो हम डाल रहे हैं। कल की क्लास को हमने शाम की जो क्लास करी थी उस क्लास को हमने जहां छोड़ा था अब हम इसको शुरू करते हैं वहीं से। कल हमने छोड़ा था क्लास को 95। कल हमने क्लास को यहां छोड़ा था, किसको किस सरनेम के नाम से जाना जाता है। अब चलते हैं आगे। राज्य और राज्य परियोजनाएं, राज्य और राज्य परियोजनाएं क्लास नंबर 12 से हम लोग शुरू कर रहे हैं। ये क्लास नंबर 12 से हम लोग शुरू करते हैं। राज्य और राज्य की परियोजनाएं, राज्य की परियोजनाओं को देखें। सबसे पहले जो राज्य की परियोजना है डिजिटल डॉक्टर क्लिनिक, डिजिटल डॉक्टर क्लिनिक योजना। डिजिटल डॉक्टर क्लिनिक योजना उत्तर प्रदेश की योजना है, अभी चली है 2024 में चली है, तुरंत चली है 2024 में तुरंत आई है ये योजना। और इस योजना को जो शुरुआत की गई है लखनऊ के सरोजनी नगर, लखनऊ के सरोजनी नगर से शुरुआत की गई है। पीपर सांड गांव से 2024 डिजिटल डॉक्टर क्लिनिक योजना। डिजिटल रूप से डॉक्टर होंगे, उसके अंदर बकायदा क्लिनिक होगी और आप उसका ट्रीटमेंट करवा सकते हो, क्योंकि डॉक्टर की संख्या इतनी जल्दी नहीं बढ़ाई जा सकती, इसलिए डिजिटल रूप से सरकार इसमें काम कर रही है। नेक्स्ट है कन्या सुमंगला योजना। कन्या सुमंगला योजना जो है 2019 से चालू है, जिसमें 2000 कन्या सुमंगला योजना में जो है 25,000 रुपए तक का सरकार योगदान देती है। पंचामृत योजना, पंचामृत योजना जो है, पंचामृत योजना जो है 2022 से है। किसानों की आय दुगनी करने के लिए ये है, दुग्ध क्षेत्र को इसमें बढ़ाया जाएगा, किसानों की आय को दुगनी किया जाएगा। इसमें 2022 से चालू हुआ, किसानों की आय को दुगनी किया जाएगा पंचामृत योजनाओं के द्वारा। नेक्स्ट है नंद बाबा दुग्ध मिशन। नंद बाबा दुग्ध मिशन 2023 में शुरू की गई, उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है। उत्तर प्रदेश दुग्ध में नंबर 1 है, उत्तर प्रदेश दूध के उत्पादन में नंबर 1 है। इसी दूध में नंबर 1 उत्पादन में होने के कारण उत्तर प्रदेश अब उसको पर प्रोडक्टिविटी बनाना चाहता है पर किसान की, इसीलिए शुरू किया गया नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना। नेक्स्ट है नंदिनी कृषक समृद्धि योजना। नंदिनी कृषक समृद्धि योजना लेटेस्ट शुरू की गई है 2024 में, अभी इसके रिजल्ट अभी आए नहीं है। बाल श्रमिक विद्या योजना 2000 में शुरू की गई थी। जो बाल श्रमिक हैं उन बाल श्रमिकों में बेरोजगारी दूर करने के लिए, उन बाल श्रमिक को लगाने के लिए, उनके लिए शिक्षा के आगे बढ़ाने के लिए ये योजना शुरू की गई थी, बाल श्रमिक विद्या योजना। और ये योजना में भी उत्तर प्रदेश सरकार ने अच्छा काम किया। गवर्नेंस के सेक्टर में इस योजना को सम्मान किया गया है। गवर्नेंस के सेक्टर में हमने बकायदा इसके बारे में आपको बताया था और इसका हमने टेलीग्राम चैनल में लिंक भी डाल दिया था। उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने ऑफिशियल पेज पे इसको दर्शाया है। नेक्स्ट मध्य प्रदेश की है लाडली बहन योजना। ध्यान रखना डियर, अभी जो चुनाव हुए हैं उन चुनावों ने, जैसे हिमाचल के चुनाव हुए हों या कर्नाटक के चुनाव हुए हों, हिमाचल के चुनाव, कर्नाटक के चुनाव हुए हों, महाराष्ट्र के चुनाव हुए हों, या लाडली मैया के चुनाव जो हुए हैं वो हुए हैं, मैया के जो चुनाव हुए हैं वो झारखंड में हुए हैं। इन चुनावों ने इस बात को बना दिया कि राजनीतिक रूप से आर्थिक महाशक्ति जो है, राजनीतिक रूप से आर्थिक महाशक्ति में महिलाओं का योगदान बढ़ता जा रहा है। इसीलिए हमने महिलाओं से संबंधित हर स्टेट की जो योजना है मेन उसको अपने टेलीग्राम चैनल में डाल दिया था और लिख दिया था। आप इसमें से याद करके जाइए कोई ना कोई, क्योंकि ये पॉलिटी के सेक्शन में बहुत बड़ा योगदान है। और बकायदा आप योजनाओं को आप इस योजना को गवर्नेंस के सेक्टर में, पेपर 2 में, पेपर 3 में, पेपर 4 में, पेपर 5 में, पेपर 6 में आप इसको इस्तेमाल कीजिए, पेपर 1 में सोशल इश्यूज में इस्तेमाल कीजिए। तो हमने टेलीग्राम चैनल पे लिंक डाल दिया है। टेलीग्राम चैनल यही है, यूपीएससी विद नवीन अग्रवाल के नाम से, आप इससे जुड़ के लाभान्वित हो सकते हैं। एक हमने ग्रुप खोल दिया है। नेक्स्ट मध्य प्रदेश में लाडली बहन योजना, सबसे पहले महिलाओं के लिए योजना जो शुरू करवाई वो मध्य प्रदेश ही था सबसे पहले। लाडली लक्ष्मी योजना 2.0, वर्तमान सरकार ने इसी योजना को अपडेट कर दिया है, लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 में। नेक्स्ट
मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना, ये भी मध्य प्रदेश के, सीखो कमाओ योजना। मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना, मॉब लीचिंग पीड़ित प्रतिकार योजना, मॉब लीचिंग पीड़ित प्रतिकार योजना, ई स्कूटी योजना, मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना। ध्यान आई, आज ही के हमने करंट अफेयर सेक्शन में डाला है, टेलीग्राम सेक्शन में हमने करंट अफेयर में डाला है। केंद्र सरकार एक योजना और शुरू करने जा रही है, बीमा सखी योजना, महिलाओं के लिए बीमा सखी योजना। हरियाणा से इस योजना की शुरुआत करेगी केंद्र सरकार, हरियाणा में करनाल से इस योजना की शुरुआत करेगी, महिलाओं को डेडिकेटेड है। जैसे ड्रोन दीदी योजना शुरू की गई है केंद्र सरकार के द्वारा, किसान दीदी योजना शुरू कर गई है, ये बैंकिंग दीदी योजना शुरू की गई है, वैसे अब बीमा सखी योजना शुरू की जा रही है केंद्र सरकार के द्वारा, जिसमें केंद्र सरकार जो है महिलाओं को बीमा बेचने के लिए प्रोत्साहित करेगी, ट्रेन करेगी। एलआईसी के सहयोग से ये योजना शुरू है। बकायदा इनको पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल वार्षिक रूप से कुछ इसमें कंपनसेशन भी दिया जाएगा और इनको जो है जोड़ा जाएगा सब रोजगार से। तो बाल सखी योजना को वैसे तो इस बार आने की उम्मीद नहीं है, मगर अपने मेंस के एग्जाम में याद रखना और अगला एग्जाम जो है उसमें याद रखना, क्योंकि अभी तक तो जो 22 तारीख का एग्जाम है इसका पेपर छप चुका होगा, मगर फिर भी आप लोग याद रखना, क्योंकि रिवीजन करते रहोगे तभी याद रहेगी, नहीं तो कितनी बातें याद रहती हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने शुरू करी है मुख्यमंत्री मितान योजना, मुख्यमंत्री मेहतारी न्याय रथ योजना, हमर सुधार लायक अभियान, ग्रामीण आवास न्याय योजना। ये महिलाओं को समर्पित है, सिर्फ लड़कियों के समर्पित है ये। उड़ीसा ने मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना, उड़ीसा में आंगनवाड़ी द्वारा इसको चलाया जा रहा है। अबादा योजना, एक्राम योजना, मिशन शक्ति, स्कूटर योजना सबसे पहले बिहार ने चलाई थी, स्कूटी योजना, उसी को सब जगह डेवलप किया जा रहा है। अमा पोखरी योजना, मो जंगल जामी योजना, ये सब कहाँ की, ये सब उड़ीसा की योजनाएं हैं। कर्नाटक में गृह लक्ष्मी योजना, अन्न भाग्य योजना, शक्ति योजना, गुजरात और झारखंड में शुरू की जा रही है कौन सी, सोनी योजना, अबुआ आवास योजना। तेलंगाना में जो है मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना, गीता कर्मिकुला बीमा योजना, आश्रा पेंशन योजना, ये सब तेलंगाना में शुरू की जा रही है। सभी योजनाएं, इतनी योजना याद करने की जरूरत नहीं है, मगर हमने चलो लिख दी है तो आपको याद होना चाहिए, ये माना जाता है। ये सारे हम लोग पढ़ चुके हैं, वैसे दोबारा रिपीट कर देता हूं। पहली योजना जो आई थी, इनका कार्यकाल हम लोग पढ़ चुके हैं। कृषि को प्राथमिकता थी, कृषि को हेराल्ड डोमर मॉडल था। दूसरी पंचवर्षीय योजना भारी उद्योगों को प्राथमिकता थी, भारी उद्योगों के लिए प्राथमिकता थी, भारी उद्योगों के लिए बनाया था पीसी महानोबोलिस योजना, पीसी महानोबोलिस योजना जिनको फादर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिक्स भी कहा जाता है। तीसरी पंचवर्षीय योजना कृषि व उद्योग पे धंधों पर आधारित थी। इस योजना के मॉडल कम से कम शुरुआत के 4 मॉडल जो है इंपॉर्टेंट है, डीपी धर वगैरह योजना का, चक्रवर्ती, जैसे ये तीसरी योजना चक्रवर्ती योजना थी। चक्रवर्ती योजना, ये जो है डीपी धर योजना, डॉक्टर डीपी धर ने इसको बनाई थी। तो ये योजना किससे संबंधित है, ये भी हमने टेलीग्राम में डाल दिया, कल ही डाला टेलीग्राम में, आप लोग देख सकते हो डिटेल में। पांचवी पंचवर्षीय योजना गरीबी व आत्मनिर्भरता पे थी। चौथी में न्याय तथा गरीबी के संग विकास। छठी में 5वीं योजना के रूप में ही जोड़ दिया गया, क्योंकि सरकार यहाँ पे थोड़ी डिस्टर्ब हो गई थी। 7वीं पंचवर्षीय योजना जो है, 7वीं पंचवर्षीय योजना फूड प्रोडक्शन, रोजगार उत्पादकता, पहली बार खुलकर इसमें रोजगार की बात की गई थी, फूड प्रोडक्शन की बात की गई थी। 8वीं योजना जो चली थी, इसी में एलपीजी आया था, एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, रोजगार सृजन, जनसंख्या का नियंत्रण पहली बार इसमें किया, इसमें सरकार ने डिक्लेयर करा। 9वीं पंचवर्षीय योजना में 7% की विकास दर, पहली बार जीडीपी विकास दर पे टारगेट किया गया, क्योंकि ट्रिकल डाउन थ्योरी मतलब ऊपर से जो है समृद्धता रिस कर नीचे जाएगी, जैसे पानी जाता है। 10वीं पंचवर्षीय योजना सब रोजगार व संसाधनों का विकास। 11वीं पंचवर्षीय योजना व्यापक व तेजी से विकास। 12वीं और अंतिम योजना थी, 12वीं और अंतिम योजना स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वच्छता, समग्र विकास का सुधार थी। तो ये समावेशित विकास के लिए थी, इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए थी ये। इसके बाद योजनाएं बनानी बंद कर दी है, अब 3 वर्षीय प्लान बनता है, योजनाएं नहीं बनती है इतनी। बात करें अलाउद्दीन खिलजी के अभियान, अलाउद्दीन खिलजी के अभियान हम लोग 2 क्लासों में लगातार पढ़ चुके हैं, मगर आज 12वीं क्लास में भी इसको दोहराते हैं, क्योंकि रिवीजन का मतलब यही है एक चीज को बार बार रिवाइज करना। तो गुजरात में सबसे पहले, गुजरात में 1299 में गुजरात से अभियान शुरू किया गया, कर्णदेव। गुजरात के राजा उस समय कौन थे, गुजरात के राजा उस समय कर्णदेव थे। रणथंभौर के राजा हमीर देव थे। रणथंभौर के राजा कौन, रणथंभौर के राजा जो थे हमीर देव थे। रणथंभौर के राजा कौन थे, रणथंभौर के राजा हमीर देव थे। गुजरात के कर्णदेव थे, रणथंभौर के राजा हमीर देव थे, जिनकी अध्यक्षता में शुरू किया गया था ये अभियान। चित्तौड़,
चित्तौड़ के राजा रतन सिंह जी, पद्मावत जो है वो इन्हीं की कहानी है। पद्मावत, चित्तौड़, रतन सिंह। चित्तौड़ में रतन सिंह, पद्मावत इन्हीं की है। देवगिरी, देवगिरी में रामचंद्र देव, देवगिरी में रामचंद्र देव थे। वारंगल जो ये अभियान शुरू हो जाते हैं, ये अभियान शुरू हो जाते हैं दक्षिण भारत के। अलाउद्दीन खिलजी प्रथम सुल्तान था जिन्होंने दक्षिण भारत को विजय करा था। इससे पहले दक्षिण भारत का कोई जा नहीं पाता था, सबसे पहले यही था जिन्होंने दक्षिण भारत को भेजा था। वारंगल, रुद्र प्रताप रुद्रदेव थे। द्वार समुद्रम के 1310 में वीर बल्लाल द्वार समुद्रम थे। इनके ईयर और कौन शासक थे याद रखना। हिस्ट्री में डियर याद रखना, ये आप लोग मजाक उड़ाते हो, हिस्ट्री ज्योग्राफी रात को रटा सुबह सफा, मगर याद रखना रात को रटा और सुबह सफा वाली कंडीशन हुई तो पीडीएफ में भी नाम हटेगा। पीडीएफ में कंफर्म बात है, रात को रटा सुबह सफा, पीडीएफ में नाम हटा, ये याद रखना। सफा वफा का काम नहीं, सफा वफा का काम नौकरी मिलने के बाद अगर कोई मुझसे पूछेगा भारत का प्रधानमंत्री कौन है, तब मैं भी कुछ अगर बता दूंगा शाहरुख खान है, तो कोई ये नहीं कहेगा कि साहब को नाम ये भी नहीं पता, बताओ भारत का प्रधानमंत्री कौन है। खुद ही वो पूछेगा अपने आप को, दूसरा भी कहेगा यार तूने क्या पूछ लिया। पीसीएस अधिकारी हैं, पूरे जिले की कमान है, क्या इन्हें प्रधानमंत्री नहीं पता होगा? इन्हें तो जिले में कितने लोग हैं ये भी पता होगा, संख्या मुझवानी। तूने क्या मजाक पूछा? साहब भी मजाक कर बैठे, चाहे साहब को खुद ही याद नहीं है मुझवानी कि कौन है देश का। मगर कहानी क्या है, योग्यता का पैमाना आज की डेट में एक ही है डियर, हमारी पीएचडी की डिग्री है। पीएचडी की डिग्री को, और वो भी देश के प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी में, सेकंड नंबर से यूनिवर्सिटी में है। सेकंड भी क्यों है? क्योंकि वो यूजी नहीं करवाती है। अगर वो यूजी और डॉक्टर के एग्जाम करवाने लगे ना, एमबीबीएस करवाने लगे, तो यूजी करवाने लगे, एमबीबीएस करवाने लगे, बीए एमए करवाने लगे, तो वो देश की प्रतिष्ठित बन जाए। और उसके बाद भी हमारे घर वाले हमारे डिग्री पे कपड़ा तक नहीं मारते। कारण क्या? सरकारी नौकरी नहीं है। कारण है कि पैमाना वही है। तो इसीलिए याद रखना, ये रटने वटने की कहानी नहीं है जो सुबह सफा हो गई, बिल्कुल याद रखने चाहिए ये आपको। नेक्स्ट, मदुरा वीर पंड्या। मदुरा में जो है मदुरई जिसको बोलते हैं, उसमें वीर पंड्या था। उन्हें 1311 में तो साउथ के और नॉर्थ के सारे इसमें राज्य हमारे हो गए हैं। नेक्स्ट, प्रसिद्ध सूफी संत अमीर खुसरो जो यूपी से संबंधित है। कहां से संबंधित है? कासगंज से, पटियाली गांव से संबंधित है, यूपी उत्तर प्रदेश से। चित्तौड़ पर युद्ध के समय अलाउद्दीन खिलजी के साथ थे। चित्तौड़ पर खिलजी के साथ थे राजा रतन सिंह 1303। और अमीर खुसरो एकमात्र व्यक्ति है जिन्हें 7 सुल्तानों का राज देखा था, उनके संग काम किया था। इस जीत के बाद चित्तौड़ किले का नाम खिजराबाद रख दिया गया था। चित्तौड़ के किले के बाद अलाउद्दीन को वारंगल राज्य से कोहिनूर हीरा उपहार में मिला था। कोहिनूर की कहानी मैंने बताई थी ना क्लास नंबर इसमें 9 में, कि अंग्रेजों को भारत सरकार ने क्या करा, अंग्रेजों ने क्या जवाब दिया। और अंग्रेजों ने जो जवाब दिया उसको हम लोग कटाक्ष काट नहीं पा रहे हैं अभी तक, क्योंकि हमारे पास प्रमाणित नहीं है कि यही किला था। मगर फिर भी हम लोगों ने एक प्राचीन किताब का हमने उल्लेख दिया है। इस प्राचीन किताब में लिखा हुआ है गोलकुंडा की खदान थी जिससे इतने बड़े हीरा निकला था। हीरे का नाम नहीं है। तो ये सारा विवाद चल रहा है, अगर हुआ तो ब्रिटेन से आ जाएगा। रानी के क्राउन में लगा हुआ है, क्वीन के क्राउन में लगा हुआ हीरा है, वो भारत का ही है। अलाउद्दीन को वारंगल राज्य से कोहिनूर हीरा उपहार में मिला था, वारंगल राज्य से, तो ये भी याद रखना। और जब ब्रिटेन में हीरा गया है वो किसके द्वारा गया है? ब्रिटेन में जो हीरा गया है वो जो गया है किसके द्वारा? रणजीत सिंह जी का हीरा था, उसके द्वारा गया है वहां पे। अकबर के द्वारा किए गए प्रमुख कार्य हम लोग क्लास नंबर जो 2 ही थी उसमें देखा था, क्लास नंबर 5 में देखा था, क्लास नंबर 7 में इसको देखा था। दोबारा एक बार रिवाइज कर लेते हैं। दास प्रथा का अंत 1562 में, सबसे पहले दास प्रथा का अंत 1562 में। तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति ये हिंदुओं के लिए लगाई गई थी 1563 में। जजिया कर की समाप्ति मुसलमानों के लिए लगाई गई थी 1564 में। राजधानी आगरा से फतेहपुर सीकरी स्थानांतरित की गई 1571 में। आगरा से फतेहपुर सीकरी गई, फतेहपुर से आगरा, आगरा के बाद दिल्ली। इबादत खाने का निर्माण किया गया 1575 में, इबादत खाने 1575 में। और जो पंचमहल है यहीं पे ही है। और ध्यान रखना सारे के सारे महल फतेहपुर सीकरी में बनाए गए हैं, मगर जहांगीर का महल नहीं है। जहांगीर का महल एक ही है, कहाँ पे? आगरा में है। जहांगीर का महल वहां नहीं बनाया गया किसी भी प्रकार से। इबादत खाना 1575 में। इबादत खाने का द्वार सभी धर्मों के लिए खोला गया 1578 में। पहले इस पे मौलवी और मुफ्तियों का कब्जा था, बाद में सबके लिए खोला गया। सबसे पहले जैन धर्म को जो है इसमें इस्तकबाल किया गया। सबसे पहले जैन धर्म इसमें गया था, मुस्लिम धर्म के अलावा।
मजहर की घोषणा की गई 1579 में मजहर की घोषणा। आईने दहशाला 1580 में। इबादत खाना बंद कर दिया गया 1582 में, इसको बंद कर दिया गया कुछ कारण से। दीन इलाही की स्थापना 1582 में कर दिया गया। राजा की कमान मंत्रियों के हाथ में होती है और मंत्रियों की कमान संतरियों के हाथ में होती है, ध्यान रखना। बड़ी पुरानी कहावत है जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पढ़ाई जाती थी कई बार, कि राजाओं की कमान मंत्रियों के हाथ में होती है और मंत्रियों की कमान उनके संतरियों के हाथ में होती है। इबादत खाना इसीलिए बंद कर दिया गया, इबादत खाना। नेक्स्ट, मध्य पाषाण काल। अब बात करते हैं एंशिएंट हिस्ट्री की, प्राचीन भारत की। इसका थोड़ा पोर्शन हम लोग कम करवाते हैं डियर, कारण क्या, प्राचीन भारत में रटने वाला फैक्ट है, इसको हम करवाते तो है मगर फिर भी हम इसको कम करवाते हैं। और आपने देखा होगा आज क्लास नंबर 12 चल रही है, मगर इस क्लास नंबर 12 में भी ना 12 तक हम लोगों ने अभी तक प्राचीन इतिहास के बारे में ये टॉपिक पहली बार आया है। कारण क्या, जैनिज्म बुद्धिज्म तो हम करवा देते हैं वो, क्योंकि मेंस में भी काम आता है, ये ज्यादातर आता नहीं है। मगर उत्तर प्रदेश में प्राचीन भारत से एक क्वेश्चन जरूर आता है पेपर 1 में, मेंस में और पीटी में भी आता है, इसीलिए अब हम इसको दोहराते हैं। पशुपालन के साक्ष्य सबसे पहली बार कब मिले? पहला आंसर है मध्य पाषाण काल में मिले। और कहां से मिले? आजमगढ़ मध्य प्रदेश, बागोर राजस्थान। सबसे पशुपालन के सबसे साक्ष्य सबसे पहली बार कहां मिले, अगर क्वेश्चन आ जाए तो मैं आंसर लगाऊंगा। अगर काल आ जाए नव पाषाण काल, मध्य पाषाण काल या अंतिम पाषाण काल आ जाए, या आ जाए किसका आ जाए वहां पे कांस्य युग सभ्यता मिले वैदिक सभ्यता में, तो मैं आंसर क्या लगाऊंगा? तो मेरे को आंसर लगाना है मध्य पाषाण काल। अब बात आ जाए पशुपालन के साक्ष्य जो है किस जगह से मिले, तो भारत में 2 जगह से मिले। एक कौन सा है? एक है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के अंदर आदमगढ़ है, बहुत परंपरागत क्वेश्चन है, ट्रेडिशनल क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश के अंदर कौन सा? आदमगढ़ है। और इसी के साथ बागोर कहां पड़ता है? बागोर राजस्थान में पड़ता है। दूसरा, मध्य पाषाण काल से हमें अस्थि निर्मित उपकरण भी मिले हैं। अस्थि निर्मित उपकरण मतलब हड्डियों से बनाए हुए उपकरण भी मिले हैं। सराय नहार राय से मिले हैं और महदासा मिले हैं। सराय नहार राय और महदा से मिले हैं, ये हमें मिले हैं उपकरण। ये मध्य पाषाण काल के बारे में विस्तृत जानकारी है। नेक्स्ट, कालिदास की प्रमुख रचना, इसको थोड़ा सा देखते हैं। कालिदास की प्रमुख रचनाओं को विस्तृत रूप से थोड़ा सा देखते हैं, ताकि इनका कुछ क्वेश्चन आए तो अपन लोग उसको डील कर पाए। कालिदास की प्रमुख रचना, नाटक कौन कौन से हैं डियर? अभी तक लिस्ट आप लोग याद कर लेते हो कौन क्या इसकी कालिदास रचनाएं कौन सी हैं, मगर अब रचनाओं से बात नहीं बनेगी, आपको ये भी याद रखना चाहिए कि वो नाटक था या महाकाव्य था, खंड काव्य था, क्या था, ये याद रखना चाहिए। तो कालिदास का नाटक कौन से थे? मालविका मित्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम और विक्रमो वर्षियम, मालविका मित्रम और अभिज्ञान शाकुंतलम, ये नाटक थे इसके। और ये जो है मालविका मित्रम, ये कालिदास का प्रथम नाटक था। कालिदास का प्रथम नाटक पूछा जाए या कृति पूछी जाए, दोनों का आंसर एक ही होगा। पहला था मालविका यानी मित्रम। महाकाव्य रघुवंशम और कुमार संभव, महाकाव्य रघुवंशम और कुमार संभव महाकाव्य थे। खंड काव्य मेघदूतम ऋतु संहार। ऋतु संहार जो है ये अंतिम कृति है कालिदास की, अंतिम कृति है कालिदास की। कौन सी? खंड काव्य, वो ऋतु संहार, तो ये खंड काव्य अच्छा लिख रखा है नीचे हमने। मालविका मित्रम कालिदास की पहली रचना है, जबकि अभिज्ञान शकुंतलम दूसरी। अभिज्ञान शकुंतलम दूसरी है। अंतिम रचना ऋतु संहार है, जो खंड काव्य हुआ करता था। ये हम वैसे हाथ से लिखवाते थे, मगर हाथ से नोट्स में लिखा होगा तो हम लोगों ने यहाँ भी टाइप कर दिया, टाइप वाले ने। नेक्स्ट, संगमकालीन ग्रंथ। संगमकालीन ग्रंथ जो आप पढ़ते हो एंशिएंट हिस्ट्री का सबसे लास्ट वाला सेक्शन है संगमकालीन ग्रंथ। संगमकालीन ग्रंथ बड़ा फेमस है और इसके माने जाते हैं द्रविड़ साहित्य, द्रविड़ जो इतिहास है नॉर्थ से भी पुराना, सबसे पुराना माना जाता है। तो संगमकालीन ग्रंथ कौन कौन से थे? ग्रंथ का विषय है, फिर लेखक है, तीनों में पढ़नी है। ग्रंथ पहला तुलक्कापियम ग्रंथ जो है व्याकरण का ग्रंथ है, व्याकरण इसमें लिखी गई है तुलक्कापियम में। तमिल भाषा की व्याकरण जो है इसमें लिखी गई है। और इसके लेखक कौन है? तुलक्कापियार इसके लेखक हैं और उनका ग्रंथ का नाम है तुलक्कापियम, उनके नाम पे ही है और ये व्याकरण से संबंधित ग्रंथ है। नेक्स्ट है शिल्पाधिकारम प्रेम कथा है, इलंगो अडिगल ने लिखी थी। इलंगो अडिगल लेखक हैं शिल्पाधिकारम प्रेम कथा। अभी तक वैसे पूछा नहीं गया है ये प्रेम कथा थी, ये दर्शन था, वणिक कथा थी, मगर हो सकता है पूछ ले, तो इसीलिए हमने लिख दिया है, क्योंकि मैच करने में कुछ ना कुछ तो वो नया करेगा।
तिरुकुल्लर दर्शन है, तिरुवुल्लर ने लिखा है। तिरुकुल्लर दर्शन है, दर्शन की किताब है, फिलोसफी की किताब है, तिरुवुल्लर ने लिखी है। और मणि मेखले एक वणिक कथा है, एक व्यापारी की कथा है, जिसको शीतले सतनार ने लिखा है। मणि मेखले को शीतले सतनार ने लिखा है, तिरुकुलम को तिरुवल्लर ने लिखा है, शिल्पाधिकारम को इलंगे अडियल ने लिखा है, तोलक्कपियम को जो व्याकरण की है तोलक्कपियर ने लिखा है। भारत में पशुओं के संरक्षण संबंधित परियोजनाएं, जो भारत सरकार ने अभियान चला रखे हैं पशुओं से संबंधित, उसकी सब सूची है। ये हम लोग 3 बार रिवाइज कर चुके हैं, ये 4th टाइम है जो रिवाइज हो रहा है क्लास नंबर 12 में। प्रोजेक्ट हंगुल या कश्मीर, जिसके बारे में मैंने बताया था, ये कश्मीर का राज्य पशु भी है। प्रोजेक्ट हंगल या कश्मीर स्टैग जो है, सबसे पहले 1970 में यही शुरू किया गया था। भारत का सबसे पुरानी परियोजना है 1970 में। गिर शेर परियोजना 1972 में शुरू की गई थी। गिर के जो शेर हैं वो गिरनार में मिलते हैं, गुजरात की तरफ मिलते हैं, ये भारत में ही मिलते हैं सिर्फ 1972 में। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में शुरू किया गया। प्रोजेक्ट टाइगर जो विश्व का सबसे बड़ा प्रोडक्शन वो बन चुका है अभियान। कछुआ संरक्षण 1975 में शुरू किया गया। अब कछुआ प्रजनन केंद्र कहाँ पे है? वाराणसी में है भारत में कछुआ प्रजनन केंद्र। मगरमच्छ प्रजनन केंद्र 1975 में चंबल क्षेत्र में मगरमच्छ पाते हैं। और आपके लिए होमवर्क है, खारे पानी के मगरमच्छ और मीठे पानी के मगरमच्छ के बारे में डाटा इकट्ठा कर लेना। गैंडा संरक्षण अभियान 1987, असम का जो काजीरंगा का है वहीं पे शुरू किया गया था ये गैंडा संरक्षण अभियान 1987 में। प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992, विश्व में सबसे ज्यादा हाथी भारत में ही पाए जाते हैं, भारत में भी दक्षिण के राज्यों में, कर्नाटक में। प्रोजेक्ट रेड पांडा 1996, प्रोजेक्ट रेड पांडा 1996 चाइना से लाया गया था प्रोजेक्ट रेड पांडा को, और भारत में इसको कल्टीवेट किया गया था, भारत में इसको डेवलप किया गया। गिद्ध संरक्षण परियोजना 2006, क्वेश्चन आने की संभावना है क्योंकि भारत का ही नहीं एशिया का पहला गिर संरक्षण केंद्र जो है महाराजगंज यूपी में खोला गया है। महाराजगंज यूपी में खोला गया है। हिम तेंदुआ परियोजना 2009 में लाई गई थी। हिम तेंदुआ परियोजना भारत में बहुत कम संख्या में पाए जाते हैं हिम तेंदुआ। चीता परियोजना 2022 में मध्य प्रदेश में कूनो से शुरू की गई है। ये योजना कूनो राष्ट्रीय अभ्यारण्य से शुरू की गई है, अब इसका विस्तार कर दिया गया है। अब कुछ जो है चीते जो है गुजरात में भी पाले जाएंगे और राजाजी नेशनल पार्क में भी ट्रांसफर किए जाएंगे। माइक, हाथियों की अवैध हत्या की निगरानी का कार्यक्रम 2003 में शुरू किया गया था। माइक अभियान बहुत बड़ा अभियान है, हाथियों की अवैध हत्या की जो है निगरानी करता है। ये प्रथम गैंडा पुनर्वास योजना दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, यूपी का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान, यूपी में एक ही राष्ट्रीय उद्यान है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान लखीमपुर खीरी में। इसकी शुरुआत की गई थी प्रथम गैंडा पुनर्वास योजना 1984 में। प्रथम गैंडा पुनर्वास योजना 1984 में इसकी शुरुआत की गई थी। भारत के प्रमुख पर्यावरण कानूनों की सूची पढ़ चुके हैं। सबसे पुराना है भारतीय वन अधिनियम 1927, सबसे पुराना है ये। भारतीय वन्य जीव संरक्षण 1972 में शुरू किया गया था सरकार द्वारा। जल संरक्षण 74 में, जल प्रदूषण रोकथाम नियंत्रण अधिनियम 1987 में इस पे टैक्स लगाया गया था नियंत्रण के लिए उपकर। वन संरक्षण 1980 में, वन संरक्षण 1980 में शुरू किया गया था। जन संरक्षण में याद रखना वर्तमान में भारतीय वन जीव संरक्षण में 6 हैं। इसमें वन्य जीव में पौधे भी आते हैं, पौधे भी आते हैं, बता चुका हूं पहले आपको। वायु संरक्षण 1981 में, पहले जल है, जल के बाद वायु है, जल 74 में, वायु 81 में। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में बनाया गया था। क्यों बनाया गया था? 1984 में मिथाइल आइसोसाइनेट जो गैस है वो रिलीज हो गई थी, जिससे बड़ा सामूहिक जनसंहार हो गया था। आजादी में जो दंगे हुए थे उसके बाद फर्स्ट था, इतना बड़ा हो गया था, भोपाल में हो गया था ये। और उसके बाद शुरू किया गया था पर्यावरण संरक्षण अभियान, जिसके लिए पर्यावरण गतिविधियों के लिए मैंडेटरी कर दिया गया एनओसी लेना। जैव विविधता अधिनियम, जैव विविधता अधिनियम 2002 में शुरू किया गया बायोडाइवर्सिफिकेशन के लिए। वन अधिकार अधिनियम 2006 जो आप लोग पढ़ते हो ना पंचायती राज सिस्टम में, पेसा, ये वही है पेसा जो पंचायती राज सिस्टम में पढ़ते हो। राष्ट्रीय हरित अधिकरण 2010, इसके बारे में बता चुका हूं। भारत में सभी कानून जो है लिखित में मान्य होते हैं। सुप्रीम कोर्ट को एक ही है आर्टिकल 143 जो पावर देता है कि वो एक प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत पर भी कोई नया कानून नहीं है अगर उस विषय पे, तो वो अपनी सोच और समझ से निर्णय दे सकता है। उसके बाद दूसरी संस्था एकमात्र यही है एनजीटी जो नेचुरल जस्टिस, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत पर काम करती है। कानून में लिखा है तो बढ़िया, नहीं लिखा तो बढ़िया है, मगर अगर इसको लगता है ये सही है तो ये काम करेगी। नेक्स्ट भावर, अब बात कर रहे हैं किसके लिए? मिट्टी का हमने काम पढ़ा था क्लास नंबर 4 में, मिट्टियों के बारे में पढ़ा था। भारत की मिट्टियां डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको बताई गई थी। अब उन्हीं मिट्टियों में जैसे मैंने कहा था कि मैं जलोढ़ के बारे में बता रहा हूँ, काली मिट्टी के बारे में बता रहा हूँ, इनकी जो वैरायटी है उसको बाद में करेंगे। तो आज इसको बीच में भी हमने दोहराया था, 7th या 8th क्लास में दोहराया था, अब इसको दोबारा दोहरा रहे हैं क्लास नंबर 12 में।
भाबर यह शिवालिक के पर्वतपाद पर, यह शिवालिक के पर्वतपाद पर सिंधु से लेकर तीस्ता तक एक पट्टी के रूप में है। सिंधु से लेकर तीस्ता तक सबसे पहले भाबर पाती है, जो शिवालिक के पर्वतपाद पर मतलब पर्वत के बिल्कुल नीचे है, सिंधु से लेकर तीस्ता तक फैली हुई है। इसका निर्माण नदियों द्वारा लाए गए कंकड़ व अन्य पथरीली अवसादों के हिमालय से उतरने समय निक्षेपण से होता है। पहाड़ों से उतरती हुई नदियां इस क्षेत्र में आके विलुप्त हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि इसमें बड़े बड़े कंकड़ और बड़े बड़े पत्थर उसमें होते हैं। तो क्वेश्चन आता है, हिमालय की नदियां या 12मासी नदियां लुप्त कहाँ पे होती हैं? भाबर में लुप्त हो जाती हैं। भाबर भाग गई, हम तो ऐसे याद करवाते हैं, भाबर भाग गई, भाग गई मतलब भाबर। तराई क्षेत्र, तराई क्षेत्र जिसके अंदर जो है वो जब थारू जनजातियां, उत्तर प्रदेश 1000 की सीरीज हमने पढ़ी थी, इसमें हमने बताया था कि जो थारू जनजातियां वो तराई क्षेत्र में मिलती हैं। तराई क्षेत्र के बाद डिस्ट्रिक्ट पूछे जाए यूपी के तो वो कहाँ मिलती है? स्टेट पूछे जाए तो उत्तराखंड में मिलती हैं और यूपी में मिलती हैं। और अगर पूछे जाए डिस्ट्रिक्ट तो डिस्ट्रिक्ट कहाँ मिलती है? यूपी के गोरखपुर में, अपना लखीमपुर खीरी में और महाराजगंज, 3 डिस्ट्रिक्ट में मिलती हैं जहाँ तो। तराई में भाबर के दक्षिण में, मतलब भाबर के बाद होगी तराई, पहले भाबर भाग गई फिर तराई में दोबारा निकलेगी। तराई में दक्षिण में एक पट्टी है जिसका निर्माण महीन बालू व कीचड़ से होता है। इसी से मकान बनाने की सामग्री इसी से निकलती है। भाबर क्षेत्र में विलुप्त हुई नदियां पुनः यहाँ पर, तराई मतलब तर गई, पूरियां तल्ली तेल के ऊपर, तराई मतलब तैरना पानी के ऊपर, ठीक है। भाबर भाग गई, नदियां विलुप्त हो गई, तराई तैर गई, कहने लगती है। यह एक दलदली क्षेत्र होता है। पीलीभीत वगैरह एरिया इसी में आते हैं भाबर में आपके। बांगर, यह पुरानी जलोढ़ मृदा से निर्मित होता है। पुरानी जलोढ़, बांगर पुरानी जलोढ़ मृदा से निर्मित होता है जिसका विस्तार 2 नदियों के बीच स्थित द्वाब पंजाब, 5 नदियों का क्षेत्र, 5 आब का मतलब पानी होता है, 5 का मतलब 5 नदियों का, द्वाब मतलब 2 नदियां पाया जाता है। इसकी ऊंचाई खादर की तुलना में अधिक होती है। ये बाढ़ के मैदानों के ऊपर स्थित होते हैं। खादर मैदान की तुलना में कम उपजाऊ होते हैं क्योंकि पुरानी जलोढ़ मृदा होती है। जो नवीन जलोढ़ मृदा नदियों के द्वारा लाई जाती है वो खादर से नीचे आ जाती है, बांगर से नीचे। यह नवीन जलोढ़ मृदा से निर्मित मैदान है जिसकी ऊंचाई बांगर से कम होती है। प्रत्येक वर्ष आने वाली बाढ़ के द्वारा लाए गए जलोढ़ अवसादों के निक्षेपण, निक्षेप का मतलब होता है डिपॉजिट, यह ज्योग्राफिकल टर्म है, इकट्ठा मत लिख दिया करो। पेपर 1 में जब टेस्ट सीरीज लगते हो आप लोग मेंस में तो कुछ शब्दों को इस्तेमाल करना सीखो। निक्षेपण लिखा करो, ज्योग्राफी का शब्द है। नदियां लाके इकट्ठी कर देती हैं मिट्टी को, तो बिल्कुल लगता है कि मृदा लिखा करो, मृदा को इकट्ठी कर देती हैं, ठीक है, मिट्टी नहीं मृदा। हवा मत लिखा करो, पेपर 1 में अपना ज्योग्राफी के सेक्शन में पवन लिखा करो, हवा मत लिखा करो। ऑक्सीजन की बात नहीं चल रही है साइंस की, ये ज्योग्राफी की बात चल रही है, तो उसके लिए पवन लिखा करो, ठीक है ना। अवसादों के निक्षेपण के कारण इनका नवीनीकरण होता रहता है, इसीलिए सर्वाधिक उपजाऊ क्षेत्र रहते हैं। जो उत्तर प्रदेश की जो पूरी की पूरी जो उत्तर प्रदेश की जो उत्तरी भाग है वो सबसे ज्यादा उपजाऊ है, और जो पश्चिम में जो सबसे ज्यादा पाए जाते हैं उत्तर प्रदेश का तो पश्चिमी हिस्सा हो गया, भारत का नॉर्थ का हिस्सा गंगा जमुना के मैदान सबसे ज्यादा उपजाऊ माने जाते हैं, सबसे ज्यादा। कारण क्या है? अदर, अब ये कुछ बोर्ड हैं, व्यापारिक बोर्ड हैं जिनसे संबंधित हैं, जो व्यापार से संबंधित बोर्ड हैं, तो वो हैं केंद्रीय सिल्क बोर्ड। 1949 में इसकी स्थापना हुई थी, केंद्रीय सिल्क बोर्ड की, जो सिल्क के लिए समर्पित है, रेशम के लिए। केंद्रीय भारतीय हथकरघा बोर्ड, 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। ये बहुत पुराने हैं ताकि डेवलपमेंट की जा सके व्यापार की। नेक्स्ट, अखिल भारतीय खादी ग्रामोद्योग, 1954 में इसकी स्थापना हुई थी। खादी के लिए यही जिम्मेदार है। अखिल भारतीय हस्तकला हैंडीक्राफ्ट 1953 में, हैंडीक्राफ्ट जो है 1953 में, ये हैंडलूम है, ये हैंडीक्राफ्ट है। लघु उद्योग बोर्ड 1954 में, लघु उद्योगों के लिए समर्पित बैंक कौन सा? सिडबी। सिडबी क्यों बता रहा हूं? कारण है कि क्योंकि इसका हेडक्वार्टर यूपी में है, लखनऊ में है, 1990 में स्थापित है। अपनी जो हमने टेस्ट सीरीज अपने हमने बैच चलाया था यूपी 1000 एमसीक्यू के द्वारा, उसमें मैंने कई बार इस बात को कहा है, ठीक है। इलाहाबाद बैंक याद रखना, इलाहाबाद बैंक का हेडक्वार्टर भी पहले इलाहाबाद में था जब उसकी स्थापना हुई थी, मगर बाद में उसका हेडक्वार्टर कलकत्ता चला गया था। केंद्रीय विक्रय संगठन चेन्नई 1959 में बना था, चेन्नई में केंद्रीय विक्रय संगठन। कुटीर उद्योग बोर्ड 1948 में है। जो कुटीर उद्योग होते हैं उसमें कुटीर उद्योग की परिभाषा जो है वो चेंज कर दी गई है 2000
20 से कुटीर उद्योग की परिभाषा चेंज कर दी गई है। लघु उद्योग किसे कहा जाता है और स्मॉल, जो मैंने बैच चलाया था आपके लिए स्टेट पीसीएस का बैच, जिसमें चलाया 12 क्लासें हुई हैं 24 घंटे के अंदर, आपको पूरा बेसिक से एडवांस तक ले गया हूँ। स्टेट पीसीएस के लिए डेडिकेटेड बैच है, आप उसमें जाके देख सकते हैं। उद्योग धंधों के अंदर डेफिनेशन पूरी लिखवाई है मैंने आपको। इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स में ये फर्स्ट और सेकंड चैप्टर है वो पूरा लिखवाया, 4 घंटे में उसमें बेसिक ही बेसिक करवाया है। अगर इच्छा हो तो जाके देख सकते हैं। राज्य व उनके प्रमुख लोक नृत्य कौन कौन से हैं? राज्य का प्रमुख लोक नृत्य पंडवानी और गन्नौर नृत्य मध्य प्रदेश में होता है। पंडवानी पूर्ण रूप से मध्य प्रदेश में होता है। गणगौर नृत्य राजस्थान की जोधपुर वाली बेल्ट में भी होता है, ब्यावर जोधपुर वाली बेल्ट में वहां भी होता है। असम में बिहू होता है। बिहू 3 प्रकार के होते हैं, ध्यान रखना। आप तीनों के बारे में धीरे धीरे जानना शुरू करो। उत्तर प्रदेश में नौटंकी, नौटंकी उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा है। गुजरात का गरबा, गरबा यूनेस्को की लिस्ट में आ चुका है। कर्नाटक का यक्षगान यूनेस्को लिस्ट में आ चुका है। पंजाब का भागड़ा और गिद्दा दोनों एक ही नाम है, वैसे थोड़ा बहुत फर्क है। राजस्थान का कालबेलिया आ चुका है यूनेस्को की लिस्ट में। घूमर, तेरह थाली और भवाई, भवाई नृत्य गुजरात के भी एरिया में पाया जाता है, या गुजरात और राजस्थान के बॉर्डर के जो गांव हैं वहां पे पाली जालौन की तरफ ये पाया जाता है भवाई नृत्य। कालबेलिया जो है आदिवासी समुदाय करता है। घूमर नृत्य, घूमर जो होता है ये ज्यादातर जो है उदयपुर राज्य, जोधपुर राजस्थान वाली चित्तौड़गढ़ वाली बेल्ट है उसमें होता है। तेरह ताली जो होता है थाली लग के किया जाता है। ये नृत्य काफी विशेषता लिए हुए हैं ये। महाराष्ट्र का तमाशा होता है, जो हमारे यूपी में नौटंकी होती है, महाराष्ट्र में उसको तमाशा बोलते हैं और उसको लावणी बोलते हैं। लावणी वहां का पारंपरिक वो है नृत्य। उत्तराखंड का कजरी है, छोलिया। कजरी यूपी में भी होता है, उत्तराखंड में भी होता है, क्योंकि उत्तराखंड यूपी से होके बना है। छोलिया नृत्य उत्तराखंड में। जम्मू कश्मीर में कूद, डंडी नाच और रऊफ। रऊफ नृत्य को याद करना, ये आजकल पता नहीं क्या कारण है, ये आजकल कई एग्जाम में पूछा जा रहा है। रऊफ नृत्य कहाँ का है? जम्मू कश्मीर का है। हिमाचल में छपेली, दांगी, थाली। छपेली, दांगी और थाली नृत्य होता है। थाली नृत्य राजस्थान में भी होता है, इसलिए इसको याद रखना कि कंफ्यूजन ना हो जाए। बिहार में छऊ, विदेशिया, जाट जाटिन। जाट जाटिन होता है, जतिन नहीं है, जाट जाटिन होगा। जाट जाटिन नृत्य होता है। छऊ होता है, विदेशिया होता है। ठीक है। छऊ नृत्य जो है, छऊ नृत्य जो है वो होता है कहाँ पे? बिहार में। केरल कथकली, मोहिनीअट्टम, ये तो शास्त्रीय नृत्य है, याद रखनी चाहिए। नागालैंड में लीम और छोंग, नागालैंड में लीम और छोंग वहां के ट्रेडिशनल लोक नृत्य हैं, लीम और छोंग। पश्चिम बंगाल जात्रा, ढाली, छाऊ। पश्चिम बंगाल जात्रा। जो तमाशा है महाराष्ट्र में, यूपी में नौटंकी है, पश्चिम बंगाल में उसे जात्रा कहते हैं, जात्रा। ढाली, छाऊ। छऊ बिहार में है, ये छाऊ अलग है। गोवा में मंदी और ढकनी। आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य है। झारखंड में विदेशिया और छऊ। छऊ बिहार में भी पाया जाता है, क्योंकि बिहार और पहले झारखंड एक ही थे। उड़ीसा में ओडिसी और घुमरा। घुमरा जो है वो भी कहाँ? उड़ीसा में याद रखना, ओडिसी तो रख ही लोगे। छत्तीसगढ़ में पंथी नृत्य, छत्तीसगढ़ पंथी नहीं, छत्तीसगढ़ वो भरने वाले, याद रखना पंथी नृत्य कहाँ का है? छत्तीसगढ़ का है। 1909 के अब शुरू आती है पॉलिटी, ये तो विविधता। पॉलिटी 1909 का भारत परिषद अधिनियम, मार्ले मिंटो सुधार जिसको कहा जाता है। 1909 का मार्ले मिंटो अधिनियम सुधार जिसको कहा जाता है, अब उसकी बात की जा रही है। पहला है केंद्रीय प्रांतीय विधान परिषद के आकार में वृद्धि हुई। फीचर क्या है इसके? केंद्रीय प्रांतीय विधान परिषद के अधिकार में वृद्धि हुई, विधान परिषद के कार्यों का दायरा बढ़ गया, अनुपूरक प्रश्न पूछना, बजट पर संकलन रखना आदि। अब अनुपूरक बजट पूछ सकते थे। 1813 में भारतीयों को बजट को सुनने की, बजट पे बोलने की दी गई अनुमति, मगर अनुपूरक प्रश्न की नहीं दी गई। अनुपूरक प्रश्न की दी गई 1909 में दी गई। मुसलमानों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान, ये बिल्कुल नया फीचर था, पहली बार फीचर था ये। ब्रिटेन ने जो सौगात दी आज तक चल रही है। भारत शासन अधिनियम नेक्स्ट जो बना, भारत शासन अधिनियम 1919, मांटेंगू चेम्सफोर्ड सुधार कहा जाता है। केंद्रीय प्रांतीय विधान परिषदों को अपनी सूचियों के विषय पर विधान बनाने का अधिकार दिया गया। अधिकार 2 लिस्ट होती थी, आरक्षित सूची हुआ करती थी और रिजर्व हुआ करती थी। विषयों को पुनः 2 भागों में बांटा गया, हस्तांतरित ट्रांसफर और आरक्षित विषय। आरक्षित हुआ करते थे केंद्र के पास, हस्तांतरण राज्यों के पास। शासन की दोहरी व्यवस्था, तो प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था आरंभ हुई। यहां से याद रखना, प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था किससे आरंभ हुई? 1919 से, मगर इसके ब्याह पे जो चुनाव हुए पहली बार वो हुए 1937 में।
1926 में सिविल सेवकों की भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया और पहला लोक सेवा आयोग कहां बना? इलाहाबाद में बना, ली कमीशन की अनुशंसा पर। ली कमीशन। केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया गया। अब राज्य अपना बजट अलग बनाने लगे, केंद्र सरकार अलग बनाने लगी। ये कुछ यूनिक पॉइंट है, परंपरागत नहीं है, ट्रेडिशनल नहीं है, क्योंकि पुराने पॉइंट नहीं पूछे जाते, नए पॉइंट पूछे जाते हैं। भारत शासन अधिनियम 1935, भारत शासन अधिनियम 1935। अवशिष्ट शक्तियां वायसराय को दी गई, मतलब रेजिड्यूरी पावर्स। अभी भी केंद्र को रेजिड्यूरी पावर केंद्र को ही है। 7वें संविधान 7वीं अनुसूची में जो विषय है उसमें जो विषय रह गए हैं। द्वैध शासन की व्यवस्था समाप्त कर दी गई। और द्वैध शासन शुरुआत किससे हुई? 1919 से, जो अभी हमने पढ़ा। केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली का प्रारंभ कर दिया गया। अब 2 होंगे सदन। 1858 में स्थापित भारतीय परिषद को समाप्त कर दिया गया, जिसकी 1858 में जिसकी शुरुआत की गई थी। संघीय लोक सेवा आयोग की स्थापना के साथ प्रांतीय लोक सेवा आयोग, मतलब स्टेट पीसीए, यूपी, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ की शुरुआत 1935 से की गई। इससे पहले ये थे नहीं थे, 1935 से इसकी शुरुआत की गई। राज्यों के लिए संयुक्त सेवा आयोग की स्थापना की गई, ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन। ध्यान रखना, इसकी नियुक्ति सिर्फ राष्ट्रपति कर सकता है, राष्ट्रपति की अनुशंसा पर हो सकती है। 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। फेडरल कोर्ट जिसको बोलते हैं, फेडरल कोर्ट, संघीय न्यायालय। जैसे जो हमारा है सुप्रीम कोर्ट, वैसे ही था फेडरल कोर्ट था। वैदिक कालीन नदियों के प्राचीन नाम, प्राचीन इतिहास, एशियंट हिस्ट्री, शुरुआत। कुंभरा, काबुल। कुंभरा जो है काबुल, कुंभरा जो है काबुल नदी को कहा जाता है कुंभरा। वितस्ता, झेलम, वितस्ता, झेलम। पुरुषनी, वितस्ता, झेलम, पुरुषनी कहा जाता है रावी को। गोमती, गोमल, गोमती जो यूपी में है गोमल कहा जाता था। सदा नीरा, गंडक, गंडक को सदा नीरा कहा जाता था, गंडक। सतुद्री, सतलज। विपाशा, व्यास। अस्कनी, चनाब। अस्कनी और पुरुषनी और वितस्ता ये तीनों अलग हैं, यूनिक हैं, जिनको याद करने में थोड़ी दिक्कतें आती हैं। बाकी अपने नाम से बता देती हैं, जैसे विपाशा, व्यास, सतुद्री, सतलज, सदा नीरा, गंडक, गोमती, गोमल, परुणी, रावी, परुणी, रावी, वितस्ता, झेलम, वितस्ता जो है झेलम, और कुंभरा, काबुल, कुंभरा, काबुल। ये थोड़े से यूनिक हैं, बाकी सब वही ट्रेडिशनल हैं। विजयनगर साम्राज्य की प्रशासनिक इकाई, ये देखो, ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं प्राचीन इतिहास में। ध्यान रखना, एक तो विजयनगर, मौर्य, गुप्त, संगम में पढ़ते हो ना, पांडे, चेर, चोल। 1 2 3 4, ये 4 सेक्शन की प्रशासनिक इकाई आपको याद होनी चाहिए। इतिहास उठा के देख लो यूपी पीसीएस का, इतिहास उठा के देख लो यूपी पीसीएस का, एक आधा क्वेश्चन बेटा आया ही आया है। पेपर प्रीवियसर आपके पास हैं? नहीं है, डाउनलोड करो। अगर उसके तब भी नहीं है तो बकायदा हमारे चैनल पे जाके ना, टेलीग्राम चैनल पे जाके वहां से ले लो, हम लोग डालते रहते हैं इसको। आप लोग कहीं भी जाके देखो तो आपको पता लगेगा, इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आता ही है। आप बार बार उसको छोड़ देते हो डियर। एक बार इस पर कंठस्थ कर लो, एक बार इसको कर लो, लिख लो अपने हाथों से, एक बार नहीं कई बार लिख लो। एक बार अगर इस पर कमांड हो गई तो आपका काम चल जाएगा, नहीं तो फिर वही हो जाएगा, ये शब्द तो मैंने सुने भी नहीं है, और एग्जाम में इन शब्दों से कोई ना कोई क्वेश्चन डियर आता ही आता है। ठीक है, कुछ घेरना शुरू करो एग्जाम को। जो होता है ना, कई लोग जो बच्चे फेल हो जाते हैं उनका दिमाग से कोई पूछना, जो बच्चे मतलब, मैं उनको फेल नहीं मानता। जैसे 94 क्वेश्चन की गई है लास्ट में 2023 की कट ऑफ, जिनका नहीं हुआ मगर वो 80-85 के घेरे में है, तो मैं उनको फेल नहीं मानता। वो वॉरियर्स हैं, वो अभी भी योद्धा हैं। एक लड़ाई लड़ी छूटी है, मगर वो अभी भी गौरी बन के वापिस जरूर आएंगे, है ना, वो जीतेंगे, कन्फर्म है। थोड़ा सा पेशेंस बना के चलें, अपनी कमियों को देखें बारीक नज़र से। मगर जो 50-60 क्वेश्चंस वाले हैं वो करते क्या है, उनसे कभी भी उनसे बात करोगे, चीत करोगे ना, वो हमेशा कहेंगे बिखरा हुआ है, खुला हुआ है, पता नहीं कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस आ जाते हैं। इतिहास तो पकड़ में ही नहीं आता। ज्योग्राफी में नदी नाला कहाँ से पूछते हैं, मैंने सुना ही नहीं। प्रॉब्लम ये नहीं है उन्होंने सुना नहीं, क्यों क्या है, उन्होंने कुछ पता ही नहीं है, तो उनके लिए सब कुछ नया है, सुना ही नहीं है उन्होंने। अगर प्रीवियस को एनालिसिस करोगे और क्वेश्चन को घेरना शुरू कर दोगे ना, जिस दिन आप घेरना 50 से 55, 50 से 60, 65 ऐसे आपकी ग्रोथ होनी शुरू हो जाएगी, घेरना शुरू कर दोगे।
या ज्योग्राफी में सबसे पहले कहता हूँ जो भी बच्चा तैयारी में उतरे ना, सबसे पहले शुरुआत जो करे मैपिंग से करे। और हम लोग भी ऑफलाइन के बैचों में सबसे मैपिंग करवाते हैं। मैपिंग से हिस्ट्री वाले टीचर को बोलने में आसानी हो जाती है। मैपिंग से जो आसानी हो जाती है ज्योग्राफी में तो होती है। मैपिंग से वर्ल्ड के बारे में नहीं जानोगे तो कैसे बात चलोगे। एक मैं आपको बात बताता हूँ। अपनी तैयारी के एक पड़ाव में मैं भी थक चुका था। मतलब बार-बार जाना नज़दीक पॉइंट से और वहीं से फेल होके आ जाना, मैं भी परेशान हो चुका था। तो एक दिन अपने टीचर थे एक, उनके साथ मैं कॉलेज के टीचर थे मेरे, मैं बात कर रहा था, चीत कर रहा था, तो उन्होंने कितनी बढ़िया बात की सारी बातें सुनकर कि नवीन ऐसा नहीं है जो तुम सोचते हो, तुम्हारी सक्सेस का पैमाना तुम एक ही जगह से लगाते हो कि पीडीएफ में नाम है या नहीं है, सिलेक्टेड या नॉट सिलेक्टेड, मगर ऐसा नहीं होता। तुम लोग एक 10-12 के कमरे में बैठ के ना एक पूरे विश्व को देखते हो और उस विश्व को देखने के नज़रिए तुम्हारे एक नहीं होते हैं। इतिहासकार उसको देखते हैं इतिहास की दृष्टि से, आर्थिक इकोनॉमिक्स उसको देखते हैं इकोनॉमी की दृष्टि से, ज्योग्राफी को देखते हैं उसको ज्योग्राफी की दृष्टि से। आज आप लोग ही होते हैं जो एस्पिरेंट होते हैं यूपीएससी के, वो लोग उसको देखते हैं एक व्यापक दृष्टिकोण से, हर प्रकार के दृष्टिकोण से। जैसे ट्रंप जीत के आए हैं अभी चुनाव, अच्छा बहुत अच्छा चुनाव हुआ, विश्व में सबकी नजरें थी। आखिर में चुनाव जीत के आए और चुनाव जीत के आने के बाद अभी तक लोग एनालिसिस कर रहे हैं किन समुदाय ने इनको अप्रिशिएट करा। उसमें इंडियन जो समुदाय है उन्होंने बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करा। तो ये सब इसके बारे में सोच रहे हैं, उनकी पॉलिसी क्या फ़र्क पड़ेगी। ये भी यूपीएससी वाला बच्चा पढ़ रहा है, ज्योग्राफिकल कंडीशन भी यूपीएससी वाला बच्चा पढ़ रहा है। तो उन्होंने कहा कि एक विश्वव्यापी होता है, तो ऐसे ही मैं कहता हूँ आपकी सोच समझ विश्वव्यापी बन सकती है। आप क्वेश्चंस को घेरना सीखो। प्रीवियस ईयर कहाँ से जो आ रहे हैं, अगर आपकी नज़र में अगर कोई क्वेश्चन 3 बार आ गया, आप उससे संबंधित जो 3 बार आया अगर वो इतना आया, तो आप उससे संबंधित, मैं ये नहीं कहता आप इतना पढ़ो, इतना तो पीएचडी हो जाएगी, नहीं हो सकता, मगर आप कम से कम इतना जान लो, कम से कम, तो आपकी बात बन जाएगी। और विजयनगर हो गया, गुप्त हो गया, मौर्य साम्राज्य, पांडे, चोल, चेर साम्राज्य, इनकी जो प्रशासनिक श्रेणी है, कोई ना कोई क्वेश्चन डियर आता ही रहता है। अगर उसके बाद भी आप हर बार छोड़ जाते हो उर क्या होता है, श्रेणी क्या होती है, अगर आप इन क्वेश्चनों को नहीं कहते हो ना, तो माफ कीजिएगा, नया आयोग नहीं है, नया क्वेश्चन नहीं है, नया क्वेश्चन पेपर नहीं है, नए आप लोग हैं। अब आप लोग जितनी जल्दी पुराने हो जाएंगे उतनी जल्दी समझ जाएंगे उर क्या होती है, श्रेणी क्या होती है, परिश्रवा क्या होता है। ये कॉमन से क्वेश्चन है डियर। जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, विजयनगर साम्राज्य की प्रशासनिक इकाई कई बार पूछा गया है। 2012 का आप 2024 में जो पेपर हुआ 12 फरवरी को, तो आप उसको खोल के ले लो। कारो का जो पेपर हो गया, नाडू के बारे में पूछा गया है, उसमें उर्ग्राम के बारे में पूछा गया है। आप पेपर डाउनलोड करो ना। और वही बात हम करवा रहे हैं 2000, मतलब ये 2018 से पढ़ा रहा हूँ मैं बकायदा यूपी पीसीएस को, ओरिएंटेड बैच। पहले तो यूपीएससी को पढ़ा था, यूपीएससी को तो खैर हम लोग पढ़ा रहे हैं, जो 2014 से फुल फ्लैश पढ़ा रहा हूँ मैं यूपीएससी इकोनॉमिक्स का। मगर जो बैच पढ़ा रहा हूँ 2018 से तो रूटीन में पढ़ा रहा हूँ मैं, और रूटीन में पढ़ाने के बाद भी और क्वेश्चन आया भी 2024 में और आता है हमेशा। मगर आप कहते हो कहाँ से आ गया, कहाँ से आ गया, तो वो आयोग भी कहता होगा तू कहाँ से आ गया, पीडीएफ में तेरा नाम कैसे आ सकता है। तो ये देखिए, सबसे ऊपर जो होता है डीएम, सबसे बड़ा होता है मंडल, सबसे बड़ा होगा मंडल, सबसे बड़ा जो होगा क्या होगा, सबसे बड़ा होगा मंडल। सबसे बड़ा मंडल होगा। जैसे हमारे यहाँ होता है स्टेट, हमारे यहाँ होता है स्टेट, तो ये जो होगा ये मंडल स्टेट होगा। उसके अंदर हमारे यहाँ होती है डिस्ट्रिक्ट, तो स्टेट के अंदर डिस्ट्रिक्ट होती है। तो मंडल प्रांत के अंदर जो होगा कोट्टाम या बालनाडु, कोट्टाम या बालनाडु, कोट्टाम या बालनाडु। उसके बाद होती है डिस्ट्रिक्ट के अंदर तहसील होती है, तो ये तहसील होगी नाडू। नाडू के बाद गांवों का गांव कहते हैं ना, बड़ा गांव जिसको नगर पंचायत कहते हैं, तहसील से छोटा होता है मेलग्राम, और सबसे छोटा उर्ग्राम। सबसे छोटा उर्ग्राम होगा, उर्ग्राम सबसे छोटी इकाई होगी, उर्ग्राम प्रशासन का सबसे निचला स्तर होगा। उसके बाद होगा उससे बड़ा मेलग्राम होगा, मेलग्राम होगा 50 ग्रामों का समूह जो होगा, 50 उर का स्वामी, जो 50 उर होंगे वो इकट्ठा होकर बनाते हैं मेलग्राम। और मेलग्राम के बाद होगा नाडू, नाडू के बाद होगा कोट्टाम या बालनाडु, कोट्टाम या बालनाडु। उसके बाद होगा प्रांत, प्रांत और मंडल आने की संभावना बहुत कम है, ध्यान रखना। 4 ऑप्शन आते हैं, 5 लिखवा दिए, उसमें से एक गैप जो करेगा ना वो प्रांत को करेगा, वो मंडल को करेगा। उसके बाद आपसे पूछेगा आप इसके बारे में आप बताइए मुझे क्या कहना चाहते हैं आप, क्योंकि विशिष्ट भाषा है ना यहाँ की।
ऐसे ही भगवान बुद्ध के जीवन संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक कौन कौन से बौद्ध धर्म के प्रतीक हैं? भगवान विष्णु, भगवान बुद्ध से संबंधित जन्म कमल, जब इनका जन्म हुआ उसका प्रतीक कमल को माना जाता है। गृह त्याग मतलब घोड़ा, मतलब भागना, गृह त्याग घोड़ा। ज्ञान के लिए पीपल का वृक्ष है, बोध गया का बोध वृक्ष है, बोधि वृक्ष कहते हैं। पीपल का वृक्ष है, पीपल के वृक्ष प्रतीक माना जाता है कि इनको ज्ञान मिला। निर्वाण पद चिन्ह, निर्वाण मतलब इनको मिला पद चिन्ह इनके हैं, जो छाप होती है पद चिन्ह की, उसको निर्वाण का प्रतिबिंब माना जाता है। मृत्यु, मृत्यु को स्तूप, सारनाथ का स्तूप वगैरह पढ़ते हैं ना, तो वो स्तूप है। प्रथम उपदेश को चक्र के नाम से प्रतिबंधी किया जाता है, और पहला जो कहां दिया था, पहला उपदेश इन्होंने सारनाथ में दिया था, जिसको धर्म चक्र परिवर्तन भी बोलते हैं। उसी का प्रतिबिंब दिया गया है, चक्र को कहा गया है, उसी का प्रतिबिंब है चक्र। चक्र। उसके बाद विभाग व उनसे संबंधित प्रश्न, ये सल्तनत काल है, ये जो है मध्यकालीन भारत है, उससे संबंधित ये क्वेश्चन है, सल्तनत काल मध्यकालीन भारत। दीवान अर्ज बलबन ने शुरू करा था, सैन्य विभाग था। बलबन ने शुरू करा था दीवान अर्ज, जो सैन्य विभाग था। दीवान मुस्करात कृषि संबंधी वित्त विभाग था, अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू किया गया। दीवान मुस्करात अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू किया गया। वित्त विभाग था, खिलजी के बारे में पढ़ चुके हैं। 30 वर्ष का सबसे छोटा जब से छोटा कार्यकाल खिलजी वंश का था। दीवान रियासत अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू किया। बाजार नियंत्रण विभाग, ये सबसे पहला सुल्तान था जिसने बाजार नियंत्रण, कीमतों को कम करने में, मतलब इन्फ्लेशन को कम करने में कहा था। प्रतियोगी दर्पण, जिसकी मैं बहुत बड़ाई करता हूं कि आप प्रतियोगी दर्पण पढ़ा कीजिए। प्रतियोगी दर्पण में जब भी आप लेख पढ़ेंगे उसमें इन्फ्लेशन का, तो उसमें जरूर लिखता है कि सबसे पहले विश्व में सबसे पहले भारतीयों ने सोचा इन्फ्लेशन के बारे में, और वो अलाउद्दीन खिलजी ने सोचा था कि सैनिकों को कम देना पड़े वेतन, और राज्य विस्तार ढंग से कर पाए। दीवान अमीर कोई मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि संबंधी विभाग, अमीर को ही विभाग मोहम्मद बिन तुगलक कृषि संबंधित है। दीवान बंदगान फिरोज शाह तुगलक ने शुरू किया। दीवान बंदगान फिरोज शाह तुगलक ने दीवान बंदगान शुरू किया गया। ये ज्यादातर उसके लिए था, गुलामों के लिए दीवान बंदगान। फिरोज शाह तुगलक ने सबसे ज्यादा वो बनाए थे विभाग। दीवान खैरात फिरोज शाह तुगलक, दान विभाग शुरू किया गया फिरोज शाह तुगलक ने। दीवान खैरात, दीवान इस्तिकाक फिरोज शाह तुगलक ने शुरू किया गया था, बेरोजगारों के लिए रोजगार देने के लिए। प्रमुख शब्दावली, जो इतिहास में प्राचीन इतिहास का भाग है, प्राचीन इतिहास रिवीजन है, मिक्स होकर चल रहे हैं सारे, ताकि हर चीज आपका, हर तंतु मतलब हर तंतु जो है दिमाग का खड़ा रहे, कोई भी सेक्शन छूटे नहीं। ये ना हो कि एक ही सेक्शन को आप पढ़ रहे हैं, एक ही सेक्शन को मैं पढ़ा रहा हूं, नहीं, मिक्सअप होकर चलेंगे ताकि हम रिवाइज कर पाए। प्रागैतिहासिक काल जो है, जिस काल में कोई लिखित साक्ष्य नहीं है, प्रागैतिहासिक काल है। हड़प्पा की लिपि पढ़ी नहीं गई है, इसी उसको कहा जाता है, इसका लिखित साक्ष्य नहीं है। आदि ऐतिहासिक काल, लिपि के साक्ष्य मजबूत हैं किंतु अभी अपठित हैं, उनको पढ़ा ही नहीं गया। लिपि के साक्ष्य मौजूद हैं जिनको अभी पढ़ा ही नहीं गया है। ऐतिहासिक काल, जिसके लिखित साक्ष्य मौजूद हैं। ऐतिहासिक काल संगम काल से शुरू हो जाता है। ऐतिहासिक काल वेद काल से, वैदिक साहित्य से शुरू हो जाता है, वैदिक सभ्यता, इसके लिखित साक्ष्य मौजूद हैं, इसके बारे में पढ़ा जा सकता है, वेदों के बारे में पढ़ा जा सकता है। ठीक है, तो ये काल है, इनको मनाने क्या आएगा, जिसका कोई लिखित साक्ष्य नहीं है। प्रागैतिहासिक है। आदि ऐतिहासिक, लिपि के साक्ष्य मौजूद, पढ़ी नहीं गई, हड़प्पा जैसे एग्जाम्पल हैं। ऐतिहासिक काल, जिसके लिखित साक्ष्य मौजूद नहीं है। अब दोबारा ये शुरू हो गई है सल्तनत काल। सल्तनत काल ये दोबारा शुरू हो गया डियर, सल्तनत काल। पीपीटी नंबर 217। तो डियर मिलते हैं आज शाम को। आज शाम को 2 क्लासें हैं। आज शाम को जो है जरूर मिलेंगे। आज शाम को हम 6 से 8, 6 से 8, जिसमें से 6 से 7 हम लोग करेंगे। जो क्लास कल नहीं हो पाई थी दृष्टि की एमसीक्यू सीरीज की, इसको बढ़ाएंगे, क्लास नंबर 9 होनी है। और 7 से 8 जो मैंने बताया, अपना जो टेस्ट सीरीज 4500 की टेस्ट सीरीज शुरू करता हूँ कल। इसमें पहली टेस्ट सीरीज मैं आपको एनरोल करवा दूंगा, शुरुआत करवा दूंगा। 5 क्लासें 4 क्लासें लेके देखते हैं कि आपका क्या रिस्पॉन्स आता है, व्यूअर्स आते हैं, लाइक आता है, या कमेंट सब्सक्राइबर बढ़ते हैं, तो हम इसको दोबारा शुरू करेंगे। क्योंकि क्लास में थोड़ा सा वेटेज भी होना चाहिए, तभी इसका फल आता है। जैसे मैंने बताया
कि भगत बिना भगवान के, तो छात्र के बिना टीचर कुछ नहीं, टीचर के बिना छात्र नहीं है। तो डियर कल मिलेंगे, आज शाम को ही मिलेंगे। आज शाम को शुरुआत करते हैं 6 से 8, और क्लासेस में थोड़ा शेड्यूल में परिवर्तन होने की संभावना है, क्योंकि घर में कुछ मेरे इंसिडेंट हुआ है, घर में कोई निकटवर्ती डेथ हुई है, तो इंसिडेंट होने की संभावना है। वैसे शेड्यूल मैं बता देता हूँ क्लास का, मगर आप लोग जो है अपकमिंग देख लीजिए कीजिए, उसमें अपकमिंग में जो है उसमें पता लग जाएगा आपको क्लासेस का शेड्यूल क्या है। तो आज की क्लास का समापन यही करते हैं डियर, मिलते हैं आज शाम को इसी उत्साह के साथ, जोश के साथ। थैंक यू क्लास एंड हैव ए नाइस डे।